अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 31 लाख से ज्यादा लोगों को मुतासिर कर दिया है और आज अमेरिका की कंपनी गिलियड ने ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी एंटी वायरल मेडिसिन का ट्रायल किया और उसे उसके मस्बत नताइज मिले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गिलियड ने कहा है कि हमें लगता है कि इस मेडिसिन ने अपने इब्तिदाई नताइज हासिल कर लिए हैं और अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी जो हमारी तहकीकात को स्पॉन्सर कर रही है वो इस हवाले से जल्द ब्रीफिंग देगी। साथ ही अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को तस्लीम किया है कि हुक्काम कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस मेडिसिन की मंजूरी से मुताल्लिक बातचीत कर रहे थे। शायद इमरजेंसी बुनियादों पर इसका इस्तेमाल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। अगर ये मेडिसिन कामयाब होती है तो ये एक ऐसी दवा होगी जो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एक अहम संगे मील तस्वुर की जाएगी। इसलिए कंपनी की तरफ से जब ऐलान किया गया तो उसके शेयर्स की कीमत में फौरी तौर पर 9% तक इजाफा देखने में आया। इसके अलावा अमेरिकी मंडियों में तेज़ी देखने में आई कि फौरी तौर पर जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट आई, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का कोई इलाज मौजूद नहीं है, ना ही उसकी वैक्सीन दरियाफ्त हो सकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त माहिरीन बेसब्री से किसी ऐसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं जो इस वबा को कंट्रोल कर सके। और अब गिलियड का कहना है कि उसने जिन मरीजों पर अपनी एंटीवायरल मेडिसिन का टेस्ट किया उसके इब्तिदाई नताइज मस्बत आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक गिलियड ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के जिन मरीजों को पहले ये दवा दी गई उनकी अलामात में निस्बतन उन मरीजों से बेहतरी सामने आई जिन्हें बाद में ये दवा दी गई थी। गिलियड के मुताबिक उसने 397 मरीजों पर अपनी मेडिसिन का टेस्ट किया। 5 से 10 दिन तक उन्हें डोज दिए गए। तजर्बे से ये बात पता चली है कि 397 में से 62% मरीज जिन्हें फौरी ये दवा दी गई उनका इलाज हुआ और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। बहरहाल ये दवा अब तक मंजूर शुदा नहीं है क्योंकि ये वही दवा है जो एबोला बीमारी के लिए बनाई गई थी, मगर उस वक्त इसके नताइज तसल्ली बख्श नहीं थे, इसलिए इस दवा को अब तक किसी बीमारी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। मगर कोरोना वायरस के हवाले से दावा किया गया है कि इब्तिदाई नताइज मस्बत हैं। सदर ट्रंप ने भी अपनी कोरोना वायरस टास्क फोर्स के साथ अपनी ब्रीफिंग्स के दौरान इस दवा को एक मुमकिन गेम चेंजर करार दिया था, मगर कई माहिरीन अब तक खदशात का इज़हार कर रहे हैं और इस मेडिसिन से मुतालिक जो तजर्बे हुए हैं उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अब तक ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि जिस तरीके से इस मेडिसिन का ट्रायल किया गया क्या वो लोग खुद देखभाल की वजह से ठीक हो गए या फिर इस दवा की वजह से वो ठीक हुए। और इस दवा का जो पहला ट्रायल चीन में कोरोना वायरस के मरीजों पर किया गया था उस पर भी गुज़िश्ता दिनों WHO ने एक रिपोर्ट शाया कर दी थी कि ये दवा अपने पहले ट्रायल में गैर मौसर रही है। अलबत्ता बाद में WHO ने इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया और वजाहत दी कि गलती से ये रिपोर्ट बहुत जल्द शाया हो गई थी। यानी पूरा मामला अब भी तनाज़े से घिरा हुआ है। ये दवा करामद है या नहीं है, इस हवाले से आने वाले दिन अहम होंगे। फिलहाल ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इसका ट्रायल कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से इस वक्त अमरीकी मीडिया, इसके अलावा अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में एक हलचल नज़र आ रही है, इस कंपनी के स्टॉक्स में हलचल नज़र आ रही है। साथ ही पाकिस्तान में कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त फैल रहा है। अब तक ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि बहुत तेज़ी से केसेस सामने आए, मगर ज़रूर हर आए दिन इजाफा हो रहा है। और अब कराची के इलाके लियारी से ही जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद 24 अप्रैल को कोरोना से मुतासिर हुए थे और अब उनके साथ उनके घर के मजीद 8 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। लियारी के हवाले से पहले ही अच्छी इतलात नहीं आ रही थी और अब वो मुतासिर हुए और उनके घर के 8 अफराद मुतासिर हुए, जिससे वाज़ेह है कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। सैयद अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, आप रुकन सिंध असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब। सबसे पहले ज़ाहिर वायरस की तशख़ीस आप में हुई, आपके 8 घर वालों में हुई, सब आप खैरियत से हैं इस वक्त? जी, अल्लाह ने खुसूसी करम किया है। कोरोना तो खैर पॉजिटिव है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। मेरे अलावा मेरी वालदा, मेरी अहलिया, मेरे 3 बच्चे, 2 बहनोई सब पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हूँ। और आपकी वालदा के वाले से खबर है कि उनमें अलामात हैं, बाकी किसी में नहीं है? बाकी क्या सब में किसी में भी अलामात नहीं है? बस मुझे कोई 10-12 दिन पहले मुझे थोड़ी देर के लिए बुखार आया था और फिर पैनाडोल के बाद वो ठीक हो गया था। इसी तरह वालदा को बुखार रहा है और खांसी वगैरह उनको है, बाकी तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 10-12 दिन तक आप कह रहे हैं कि आपको ये हुआ था और फिर आप वायरस आपके साथ रहा, तो आपको ये लग रहा है कि आप ही से आपके घर वालों में मुंतकिल हुआ है या फिर उन लोगों को अभी टेस्ट होना चाहिए जो आपसे मिलते रहे इस अरसे में? जाहिर सी बात है, जब मेरी फैमिली के अंदर पहुंचा है तो उसका रॉकेट तो मैं ही बना होगा और मुझे कहां से मुंतकिल हुआ इसके लिए बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकता
क्योंकि लियारी बहरहाल इस वक्त डिस्टर्ब है सारे मामले के अंदर बहुत ज़्यादा, और क्योंकि तशख़ीस नहीं हो रही, स्क्रीनिंग उस तरीके से जिस तरह होनी चाहिए सरकारी सतह पर नहीं हो रही। सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद हो गई हैं और सिर्फ कोरोना के ही मर्ज़ का इलाज हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो लोकल वायरल हो रहे हैं और समझ नहीं आ रही है उसकी वजह से कि मसाइल किस तरह किस कदर बढ़ जाएंगे। बहरहाल इसको मैं ख़ुद फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बहरहाल गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब जब आपकी तबीयत 10 से 12 दिन पहले ख़राब हुई और आपके इलाके में था, तो क्या आपसे बेहतियाती हुई? आप लोगों से भी मिलते जुलते रहे, घर वालों से भी मिलते जुलते रहे, आपने फासला नहीं रखा? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि जो एहतियात मलूज़ रखी जा सकती थी, ग्लव्स और N95 मास्क और सैनिटाइज़र्स और जो हिदायत आ रही थी, उन सारे एहतमाम के साथ ही मौजूद था। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब गलियों से कचरा ना उठे और सड़कों में सीवरेज का पानी पड़ा रहे, तो मक्खी कैसे एहतियात करेगी जो उड़कर किसी और के ऊपर बैठ जाती? तो गलियाँ साफ़ होनी चाहिए, कचरा साफ़ होना चाहिए, मगर ये वायरस मक्खियों से नहीं इंसानों में मुंतकिल होता है। अब तक के शवाहिद यही कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि इंसान की बेहतियाती से ही हो, मगर इसका गालिब इम्कान है कि बेहतियाती से ही मुंतकिल हो, मगर होता इंसानों से ही मुंतकिल है। नहीं, देखें, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना, मैं इस मर्ज़ से गुज़र रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ कि मसला किस तरह वायरल हो रहा है। यानी एक बात ठीक है कि जो सोशल डिस्टेंस हो सकता है उसको रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं। कोरोना से तो एक तरफ मसला मौजूद है, लेकिन मैं जिस आबादी से MP हूँ वहाँ अफलास है, वहाँ भूख है, वहाँ नलकों में पानी नहीं है, गलियों में सीवरेज का पानी है, और मैं नुमाइंदा हूँ तो मैं लोगों को तनहा तो नहीं छोड़ सकता था। मैं लोगों के दरमियान था उन सारी एहतियात के साथ जो करनी चाहिए। बाकी बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं और उससे पनाह भी मांगनी चाहिए, और बहरहाल कोई चूक हुई हो तो उसके ऊपर मैं माजरत भी चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपकी सेहत के लिए दुआ गो। ये बताइएगा, आपके घर वाले 8 मुतासिर हो गए, लियारी के वाले से कोई अच्छी खबरें वैसे भी नहीं आ रही हैं। ये तो 350 का नंबर है रिपोर्टेड केसेस का, आपको लगता है उतना ही है या सूरत ज़्यादा ख़राब हो सकती है? इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि जो 350 केस रिपोर्ट हुए हैं, ये 700 टेस्टों में से 350 पॉजिटिव आ गए हैं, और अगर ये टेस्टों की तादाद बढ़ जाएगी, टेस्ट स्क्रीनिंग बढ़ जाएगी, तो ये तादाद कई हज़ार पर मुश्तमिल है मुमकिन। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल सिर्फ ये है कि जी जितनी ज़्यादा एहतियात की जाए और जितनी बेहतर सर्विसेज फराहम की जाए। मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने घर के केसेस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट गए थे, वो 4 दिन तक तो इनके पास गुम हो गए थे। फिर कल रात को आगा खान से दोबारा जो है वो टेस्ट किया गया, तो उसमें ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और अभाम भी है। मुझे नहीं, आम बात कर रहे हैं, आप MP हैं, ज़ाहिर है आपकी हुकूमती अरकान से भी बात हुई होगी, उसके बावजूद आपको बड़ी मुश्किल हुई अपने और अपने ख़ानदान का टेस्ट कराने में, तो आप कह रहे हैं लियारी में आम आदमी के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। देखिए, मैंने तो टेस्ट करवाया था प्राइवेट आगा खान हॉस्पिटल से, क्योंकि सरकारी सतह पर कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, और थी तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आ गया पॉजिटिव, तो मैंने एहतियातन अपनी अहलिया का भी इंडस हॉस्पिटल से प्राइवेट करवाया, वो भी पॉजिटिव आ गया। और फिर उसके बाद CM साहब ने और DC ने और AC ने और मिनिस्टर्स ने सब ने रब्ता किया और सब ने ताउन किया, और फिर DHO की टीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की टीम भी आई और उसने मेरे घर के सैंपल लिए, लेकिन 4 दिन तक उन सैंपल्स का रिज़ल्ट नहीं आया। मैं फॉलो अप करता रहा, पूछता रहा, कभी मुझे कहा जाता रहा कि जी आपका इंडस भेजा गया है, कभी कहा जाता रहा आगा खान भेजा है, कभी कहा जाता रहा SIUT, और कभी कहा जाता रहा कराची यूनिवर्सिटी भेजा है, लोड ज़्यादा है इसलिए रिपोर्ट नहीं आ रही। लेकिन फिर CM साहब से बराह रास्त कॉन्टेक्ट पर परसों रात में फिर उन्होंने आगा खान की जो टीम है उसको भेजा, और दोबारा सैंपल लिए गए। जो दोबारा सैंपल दिए गए उसके अंदर जो नतीजे आए वो पॉजिटिव आए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, आपके घर वालों की सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। नाजरीन, बदएहतियाती आपको आपके घर वालों को मुतासिर कर सकती है, उसकी वाज़ेह मिसालें नज़र आ रही हैं। सिंध हुकूमत से पूछेंगे टेस्ट में मुश्किलात क्यों आ रही हैं, और सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ फिर आमने सामने आ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही 90 की दहाई में सबसे ज़्यादा
मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे सलीम मलिक पर। इमरान खान साहब उस वक्त रिटायर हुए, उसके बाद वो कप्तान बने कुछ अरसे बाद, और फिर मैच फिक्सिंग की बातें सामने आई। पहली दफ़ा उन मैच फिक्सिंग के किस्सों के हवाले से जो बड़े बड़े स्टार्स पर लगे, हमारे साथ सलीम मलिक साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। कराची में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, मगर तहरीक इंसाफ की सिंध क़यादत और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आमने सामने है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आई जिसमें बिजली, गैस और पानी के बिलों में भी रिलीफ देने की बात की गई। अब तहरीक इंसाफ के सिंध के रहनुमा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी कह रहे हैं वो अदालत जाएंगे क्योंकि इस्तेहकाक ही नहीं है सिंध हुकूमत का, ये तो वफाक का इस्तेहकाक है, कैसे बिजली की और गैस की कीमतों में कमी कर सकते हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। लियारी में फैलते वायरस की भी अब बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्जा वाब साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप दोनों का। पहले मुर्जा वाब साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि खुद वज़ीर आला सिंध ने पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार किया था लियारी के हवाले से, कच्ची आबादियों के हवाले से। अब एक MP है ताल्लुक जमात से और उनको 8 उनके घर वाले मुतासिर हो गए। वो हमें बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से उनके टेस्ट हुए, वहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बुरी तरह लोग मुतासिर हो रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। उनका अपना टेस्ट का नतीजा 4 दिन में आया, वो भी कह के आला हुकाम से। तो ये सूरत हाल है इस वक्त लियारी में। ये जो सवाल उठा है कि कभी कभार टेस्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, इसके टाइम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये हमने नोट किया हुआ है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हमको आ रही है, इस मामले का हम तदारुक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रशीद साहब के हवाले से अगर आप, चूंकि रशीद साहब खुद मंजर-ए-आम पे आ गए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए, बट चूंकि रशीद साहब ने खुद इस बात को बयान किया है तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से जिक्र करना चाहूँगा। शाजिद साहब, अगर रशीद साहब से हमारी भी जब बात हुई तो हमें पता चला कि इनिशियली जब रशीद साहब को सिम्टम्स डेवलप हुए तो उन्होंने पैनाडोल की गोली खाई और उनकी तबीयत ठीक हो गई, और जब तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अंदरूने सिंध का दौरा किया और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर वो अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से गए और उन्होंने रिलीफ का काम किया। माशाल्लाह वापस आए तो वापस उनकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उन्हें टेस्ट कराया और टेस्ट उनका पॉजिटिव आया। ये शो करता है कि सिचुएशन कितनी संगीन है। ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट जो बार बार कहती चली आ रही है कि कोरोना वायरस के मामले को बहुत ही तशवीश के साथ हमको देखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। मगर मुर्तज़ा साहब मुझे बताइएगा, वो आप कहते आ रहे हैं, मगर अब आपको भी लग रहा है कि लियारी में कच्ची आबादियों में इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, या आपको लग रहा है या कंट्रोल में है? शाजिब, मेरे लिए ये कहना तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब होगा कि मैं कह दूं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, बट मैं समझता हूँ तशवीशनाक सिचुएशन है। हमारे साथ क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने एक एतराज़ उठाया और मैं इसलिए एतराज़ में मसला ये है कि एक तो बड़ी ज़रूरत है कि आप और तहरीक इंसाफ फेडरल और सूबाई हुकूमत भी मिलकर काम करें, और फिर यहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी आपके साथ मिलकर काम करे, मगर डिफरेंसेस मुसलसल आते रहते हैं। अब एक तरफ दुकानें खोलने का इस्तेहकाक आपको दिया वफाक ने कि जी सुबह अपना अपना फैसला कर लें, बट आपने कहा वफाक के सामने मुसव्विदा लेके जाएंगे, उनसे अप्रूव कराएंगे ताकि एक मौक़िफ़ रहे। दूसरी तरफ फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं अपने ऑर्डिनेंस में बिजली, गैस और पानी के बिल का जो मामला है, जिसमें बिजली और गैस का तो इदारे ही वफाक के मातहत है, आपने वो भी खुद कर दिया फैसला, ये भी वफाक से आपको पूछ के करना चाहिए था, आपने ऑर्डिनेंस कर दिया, वो कह रहे हम अदालत जाएंगे। शाजिब, फिरदौस शमीम नकवी साहब ऑपोजिशन लीडर हैं और मैं समझता हूँ वो ऑपोजिशन करना उनका काम है। सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर ले वो तनकीद करने का मौका नहीं छोड़ते। मैं समझता हूँ आप खुद चीज़ों की तहकीक करते हैं, आप आर्टिकल 157 सब आर्टिकल 2 सब आर्टिकल C पढ़ लीजिए, तो मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लेंगे तो मामलात उनके सामने शायद थोड़े क्लियर हो जाएं। नहीं, आप बता दीजिए ताकि मैं सवाल फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने रख दूं कि वो किस तरीके से आपको इस्तेहकाक देता है बिजली और गैस की कीमतों का फैसला करने का। मैं पढ़ दूं आपको अगर आप इजाजत दें प्लीज। सर, ये आर्टिकल 157 है, सब आर्टिकल 2, द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस में सब आर्टिकल D determine the tariff or distribution of electricity within the province। मगर मुर्तज़ा साहब आप ये बता दें, इसका जो बर्डन है, इसका फाइनेंशियल बर्डन आप लेंगे या फैसला आपने कर दिया, आप कहेंगे बर्डन वफाक उठाए जो रिलीफ आप दे रहे हैं बिजली गैस के बिलों की कीमतों में? देखिए मैं समझता हूं कि जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन में फायदा भी हो रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट का हो रहा है। अगर तेल के ऊपर आपको कीमतें दुनिया भर की कम हुई हैं तो उसको फायदा भी मगर मुर्तज़ा साहब वफाकी हुकूमत तो पहले ही रिलीफ अपना अनाउंस कर चुकी कि डेली वेजर्स के लिए क्या है, साथ में जो दुकानें हैं उनके बिलों में क्या रिलीफ है, किस तरीके से उनका 3 महीने का इन महीनों का बिल उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। आपने अगर अलग से अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो ये उसी का तसलसल है जो वफाक ने किया, और अगर अलग से है तो फिर क्या इसका पैसा आप वफाक से कहेंगे कि अब आप कॉम्पेंसेट करें या खुद आप अपनी जेब से देंगे?
देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि वफाक ये करे, बिकॉज इसका जो सूद है, इसका जो फायदा है, इसका जो प्रॉफिट है, उसके अंदर भी वफाक की शेयरिंग होती है। वफाक को थोड़ी सी कटौती करने की जरूरत है। और इसके अंदर मैं एक और चीज आपको वाज़ेह करना फिर आप चाहूंगा, वफाक से डिस्कस करके करते ना, आपने ऑर्डिनेंस अनाउंस कर दिया, वो कह रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, फिर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या कहीं नेपरा को लिखते या फिर वफाक से बात करते, इजलास होता है असद उमर साहब की सदारत में, उसमें ये मामला रखते हैं। आप मुझे बताइए कि वफाक जो फैसले कर रहा है, जो वफाक फैसले कर रहा है, वो सूबाई सिंध से या किसी सूबाई हुकूमत से पूछ के कर रहा है, क्या मेरी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है करने की? हाँ, मेरी कॉम्पिटेंस है। जब मेरी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि जो इदारा मेरे सूबे में काम कर रहा है, मैं उसके रेट को, टैरिफ को डिटरमिन कर सकता हूं, तो मैं अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर वफाक को कोई डिस्प्यूट है उससे, वफाक उससे डिसएग्री करता है, तो वफाक हमसे बात कर सकता है। इसके अंदर फिरदौस शमीम साहब स्टेक होल्डर नहीं है, इनको ये समझने की जरूरत है। ये एक आम बात है नकवी साहब, ये नजर आया है कि जो तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत है, ये वफाक काम कर सकता था, जो मुर्ज़ावाब साहब कह रहे हैं, ये बात कर सकता था। आप ताउन की जगह ऐसा लगता है सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत खासतौर पर तसादुम के इन्वायरमेंट में काम कर रही है, हालांकि इस वक्त एक बहुत बड़ी वबा की सूरत हाल है। देखिए, मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ, ये तो कंसल्टेशन के प्रोसेस पे यकीनी रखते। हमने जाके, मैं इनके सीएम के साथ बैठ के हमने लॉकडाउन का फैसला किया। उस दिन इन्हें हमारी मोहर लगवानी थी तो बिठाया, उसके बाद से एक दिन नहीं आए। हम बाकायदगी से कह रहे हैं कि इस मुल्क का मुतहम्मिल नहीं है इस किस्म का लॉकडाउन जो ये प्रपोज कर रहे हैं। जो लॉकडाउन जैसे टीवी पे अनाउंस करते हैं, जमीन पे ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सक रहे। और उसकी जितनी मिसालें चाहे मैं वीडियो दे दूं, सब दे दूं, आपके कैमरामैन भी देख चुके हैं। चाहे वो मसाजिद का मसला हो, चाहे वो दुकानों का मसला हो, चाहे वो खेल के मैदानों का मसला हो, हर जगह जो सूरत हाल है वो वाज़ेह है कि ये सिर्फ लॉकडाउन अखबारों की जीनत है। जमीन के ऊपर कराची शहर के अंदर लॉकडाउन नजर नहीं आता, इम्प्लीमेंटेशन करने की इनकी सख्त नहीं है। फिर ये कह रहे हैं इस वक्त कि जी टैरिफ डिटरमिन करते हैं, टैरिफ डिटरमिन करते हैं, देयर इज अ प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व। वो टैरिफ की डिटर्मिनेशन का राइट जो है वो नेपरा को भी दिया हुआ है इन्होंने। ये जो तसादुम आएगा, ये कोर्ट में ये फैसला होगा कि टैरिफ नेपरा डिटर्मिन करेगी या सिंध गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी। ये भी 18वीं तरमीम के बाद जहां ये बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा इसके अंदर, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। अगर वो बिल दे देंगे तो लोग बिल नहीं देंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? एक फर्दर डिस्प्यूट। इसी तरह ये जो है मेरी कंपनी है, मैं अगर एक प्राइवेट कंपनी हूं तो मेरी प्राइवेट कंपनी को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया है कि मैं इनके जो ये हुक्म देंगे वो मुझ पे हो जाएगा। ये सरकारी इदारों पे कर सकते हैं, ये इस किस्म के अहकामात नहीं दे सकते। अगर किसी कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो कहां से तनख्वाहें देगी? ये मुर्ज़ावाब साहब लास्ट कमेंट, मुर्ज़ावाब साहब लास्ट कमेंट, वो कहां से पैसे देगी? ये सिर्फ ब्राउनी देने के लिए, ये सिर्फ ऐलानात कर देने के लिए, ये कहां से होगा? कलेक्ट हो रहे, आपकी सेल्स फोर्स नहीं आ रही, आप किस तरीके के इस किस्म के ऑर्डर्स देते हैं जिससे कोई इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ ये कि हमने ये कर दिया, हमने जैसे पूरे एनजीओ ने राशन बांट दिया, इन्हें कहा हमने बांट दिया। मुझे मौका दीजिए मुर्ज़ावाब साहब, लास्ट कमेंट जी। शादिक साहब क्विक रखिएगा। हाँ जी, हमारे यहाँ हालात इसलिए ठीक नहीं हो सकते कि इस तरह की बयानबाजी से ये लोग गुरेज नहीं कर सकते। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, लॉकडाउन बिल्कुल मुतासिर हुआ सूबाई सिंध के अंदर, लेकिन मुतासिर इसलिए हुआ कि मुतजाद बयानिया आया। मुतजाद बयानिया इनके वजीर आजम की जानिब से आया, इनके वफाकी वुज़रा की जानिब से आया, इनकी लोकल लीडरशिप की जानिब से आया। अगर इनका मुतजाद बयानिया नहीं आता तो आप भी इस बात के गवाह हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन सूबाई सिंध के अंदर बहुत बेहतर थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मामले को सुलझाएं, एक दूसरे से तसादुम नहीं ताउन करती नजर आएँ, क्योंकि मुल्क इस वक्त वबा की सूरत हाल से दो चार। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ेदार बात। 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान क्रिकेट से रिटायर हो गए और उनकी रिटायरमेंट के कुछ अरसे बाद सलीम मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने। और फिर वो दौर शुरू हुआ जब मैच फिक्सिंग के इल्जामात उरूज पर पहुंचे। खिलाड़ी एक दूसरे पर फिक्सिंग के इल्जामात लगा रहे थे। क्रिकेटर आमिर सोहेल ने सलीम मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया, क्रिकेटर राशिद लतीफ ने मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। सूरत हाल ये थी कि क्रिकेट टीम के मैनेजर इंतखाब आलम मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से कुरान पर हल्फ लिया करते थे ताकि टीम मैच ना हार जाए। साउथ अफ्रीका के मशहूर क्रिकेटर और साबिक कप्तान हेंसी क्रोनिया ने जब मैच फिक्सिंग का एतराफ़ किया तो पूरी दुनिया हिल गई। बहुत से सवालात थे जो जवाब तलब थे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलीम मलिक की एक वीडियो सामने आई। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये वीडियो हासिल की जो आईसीसी को भेजी गई और जिसकी एक कॉपी बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने भी हासिल की। आईसीसी ने वो वीडियो पीसीबी को भेजी।
सन 2000 में टेलीग्राफ ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की और इस वीडियो का अहवाल बताया। टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक अखबार के पास एक ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड की टीम जो बिजनेसमैन के तौर पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलीम मलिक से मिली थी, तो सलीम मलिक ने उनके सामने इस करप्ट दुनिया के राज अफशा कर दिए थे। टेलीग्राफ के मुताबिक इस टीम के साथ सलीम मलिक ने जो बातें की हैं उसमें सलीम मलिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैच फिक्सिंग को कामयाब करने के लिए खिलाड़ी और अंपायर्स को खरीदना पड़ता है, जिसके लिए तकरीबन 5 लाख पाउंड लगेंगे। मगर बाद में सलीम मलिक ने ये 1 लाख पाउंड तक की बात की। टेलीग्राफ के मुताबिक सलीम मलिक वीडियो में कहते हुए नजर आए कि किस मैच को फिक्स करने के लिए आपको इस टीम के 5 से 6 खिलाड़ियों को शामिल करना पड़ता है और फिर कप्तान भी शामिल होता है। इससे पहले 1994 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरा पाकिस्तान के चंद माह बाद ही ऑस्ट्रेलिया के 3 क्रिकेटर शेन वॉर्न और मार्क वॉ समेत खिलाड़ियों ने उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान सलीम मलिक पर इल्ज़ाम लगाया कि सलीम मलिक ने उन्हें मैच फिक्सिंग की बराह रास्त पेशकश की थी। इसके बाद 1998 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ने जस्टिस एजाज यूसुफ की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। उसके बाद मई 2000 में जस्टिस मलिक मोहम्मद कय्यूम पर मुश्तमिल अदालती कमीशन ने मैच फिक्सिंग में मुलव्विस करार देते हुए सलीम मलिक पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश कर दी थी। सलीम मलिक पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। अखबारात में खबरें शाया हुई, एक वीडियो भी सामने आई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल इल्जामात की जद में रही। सलीम मलिक पर पीसीबी की ताहयात पाबंदी 2008 में लाहौर की सिविल अदालत ने खत्म कर दी, मगर ये पाबंदी फिर भी बरकरार रही और अब 20 साल बाद इस मामले पर फिर से बहस छिड़ गई है। सलीम मलिक चाहते हैं कि उन्हें दूसरों की तरह वापसी का मौका दिया जाए। उन्होंने अपनी वीडियो में आईसीसी और पीसीबी के साथ हर मुकम्मल ताउन की पेशकश की है, मगर वो अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं है। और बरतानवी अखबार में जो वीडियो जारी की गई उस हवाले से पीसीबी के कानूनी मुशीर ने कहा है कि सलीम मलिक से अप्रैल 2011 में पूछे गए सवालात के जवाब दरकार हैं। सलीम मलिक की लंदन में 3 मुलाकातों से मुतालिक सवाल किए गए हैं। उस स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से सवालात किए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से पूछा गया है, मगर सलीम मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या वजह है कि सलीम मलिक बगैर माफ़ी मांगे वापस आना चाहते हैं, कोचिंग की तरफ आना चाहते हैं, इंतजामिया की तरफ आना चाहते हैं? साबिक कप्तान सलीम मलिक 104 टेस्ट खेले पाकिस्तान की तरफ से, 283 वनडे मैचेस खेले, एक तवील करियर उनका। उसके बाद ताहयात पाबंदी लगी। हमारे साथ मौजूद है सलीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। जब 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम उन इल्ज़ामात की जद में आई जिसमें पाकिस्तान के नाजरीन का एतमाद उठा कि पता नहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है, जेन्युइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी मुकाबला होता। उसके बाद ये सवाल उठा, भरोसा लोगों का उठा। आपने कहा कि दूसरों की तरह आपको मौका दिया जाए, मगर आप जुर्म नहीं तस्लीम कर रहे हैं, तो कैसे मौका दें? पीसीबी की तो पॉलिसी है जुर्म तस्लीम करें, सजा काटें और फिर मौका दिया जाएगा। देखें ज़ेब भाई, मैं पिछले 20 साल से केस लड़के 2008 में मैं केस जीता हूं और मुझे पीसीबी ने आप ही के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हमारे जो सीईओ थे उन्होंने आके कहा था कि सलीम मलिक क्लियर है। उन्होंने मेरे प्रोविडेंट फंड रोका हुआ था, मुझे वो रिलीज किया। अब मेरी उस वीडियो को इन्होंने डिफरेंट रंग दे के पेश करके कह दिया जी कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? मैं तो बहुत वो प्लेयर हूँ कि जिसने पूरा 20 साल केस इस जंग में लड़ता रहा हूँ। अब जिन लोगों को फाइन हुआ, जिन लोगों ने फाइन पे किए, और वो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ जस्टिस क्यू की रिपोर्ट पढ़ें आप, उसमें क्लियर उन लोगों को, जिन लोगों के बारे में कहा गया वो सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जॉब्स कर रहे हैं। मैंने तो ज़ेब भाई केस लड़के केस जीता हुआ है, मेरा प्रोविडेंट फंड क्रिकेट बोर्ड ने दिया हुआ है। अब मेरी बारी, ये कहते हैं जी आईसीसी को हम लिख रहे हैं, बाकियों के लिए ये 1 महीने में लिख लेते हैं। मेरी बारी, पता नहीं आईसीसी चांद पे चला जाता है कि पिछले 20 साल से आईसीसी को ही नहीं लिख पा रहे। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं हाजिर हूँ, मैं आईसीसी के आगे भी पेश होने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी जो एंटी करप्शन, हालांकि वो हमारे टाइम में थी उसमें मैं फॉल ही नहीं करता एंटी करप्शन वाली केस में। तो ये मेरी बारी, ये कानून डिफरेंट है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं क्या कहते हैं, मेरे साथ सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? भाई मैं आप ही की तवज्जो से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाता है, कि मेरे साथ अकेले के साथ क्यों? बाकियों के भी आप रिपोर्ट्स पढ़े ना, बाकी सब पाकिस्तान को ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, और मेरे साथ सुतेला सलूक किया जाता है। मगर सलीम साहब, ज़रा जो लाइफ टाइम बैन है वो एक बहुत सख्त सज़ा है, उसकी तो कोई हिमायत नहीं की जा सकती। मगर आप जुर्म नहीं मान रहे हैं, आप मलिक कय्यूम की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो उन्होंने तो प्रपोज किया था और सबसे सख्त सज़ा आपके लिए थी कि आप पर लाइफ टाइम बैन लगाएं, आपके असासों की तहकीकात करें, आपके खिलाफ मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में ऑफ लॉ में चलाया जाए। ये मलिक कय्यूम ने कहा था, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। तो क्यों नहीं चलाया फिर इन्होंने? मैंने तो कोर्ट में जाके क्लियर किया है ना, मैंने कोई
कोई अपनी तरफ से मैं तो नहीं लेके आया कि मैं क्लियर हो गया हूँ। मैंने तो पिछले 10 साल मैं कोर्ट में केस लड़ता रहा हूँ, मैं कोर्ट से मैं क्लियर हुआ हूँ। जब मुझे पाकिस्तान कोर्ट ने मुझे क्लियर किया है, तो यहाँ तो फिर इसको कहें कि हम कोर्ट को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो फिर वही चीज मुझे क्लियर किया जाए। अगर जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट को मानते हैं तो फिर बाकियों के साथ भी सेम सलूक किया जाए। अगर नहीं मानते तो तब भी मुझे फिर किस चक्कर में इन्होंने इतने सालों से लटकाया हुआ है। मतलब दायरे जुरिस्डिक्शन के अगर कोर्ट के इश्यूज थे और ये पीसीबी की जिम्मेदारी थी कि इस मामले को आगे बढ़ाता। आप 2008 में अगर केस जीते हैं, मगर ये जो स्टिंग ऑपरेशन है न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का, जिसने बाद में भी मजहर महमूद ने किया सलमान बट और मोहम्मद आसिफ और आमिर के साथ, उसका जवाब आपने नहीं दिया है। और उस वीडियो में जो कि 2000 में बाकायदा आर्टिकल छाया हुआ कि वो वीडियो मौजूद है, वो आईसीसी को भेजी और आईसीसी ने पीसीबी को भेजी, जिसमें आप मान रहे हैं कि 5 लाख पाउंड में मैच फिक्स हो जाता है, 5-6 प्लेयर फिक्स करने पड़ते हैं, कप्तान भी चाहिए होता है, कभी कभार अंपायर्स को भी मिलाना पड़ता है। तो ये सारी की सारी बातें आपने की है जिसका आपने जवाब नहीं दिया। 2011 में पीसीबी ने आपसे जवाब मांगा था वो वीडियो का। तो मुझे पता चलेगा तो मैं मांगूंगा ना शाहजेब भाई। ये तो मुझे अभी ये तफज्जुल रिजवी साहब की बयान आया कि ये वो उसका जवाब नहीं दिया गया, तो मैंने तो इनको कहा है मुझे भिजवाए, मैं उसका जवाब देता हूँ। मुझे कोई चीज मिलेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ शाहजेब भाई कि 2000 की बात कर रहे हैं तो 2008 तक मेरा केस चला है। इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया उसको? मेरे खिलाफ वो सबूत पेश करने चाहिए थे ना इनको सर। मतलब जो पीसीबी की जिम्मेदारी थी वो तो थी, मगर क्या आप मिले थे? न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिस वीडियो में आपने ये सारी बातें तस्लीम की थी। सर ये क्वेश्चन बाद में आता है। मैं कह रहा हूं कि मैं मिला हूं या नहीं मिला हूं, इनको तो पेश करने चाहिए थे ना उधर। वैसे बाद में नहीं आता ना। आप देखें, स्पॉट फिक्सिंग भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। आप लोगों पर इल्ज़ाम मैच फिक्स करने का है। हम जब मैच देखा करते थे, एतमाद नाजरीन का उड़ गया था मैच फिक्सिंग के हवाले से। उस वीडियो में अगर आपने किया है और उसी वीडियो में बताया जा रहा है कि आपने एक मैच का ये भी अहवाल दिया कि एक दफ़ा ये टेंशन हो गई कि दोनों टीमों ने मैच फिक्स किया हुआ था हारने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। सिंगर कप का मैच था, श्रीलंका में हो रहा था 1994-95 में, और ऑस्ट्रेलिया ने हारने के लिए फिक्स किया हुआ था। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो रन बनाए, वो रन नहीं बना रहे थे। 179 50 ओवर में बना सके, ऑल आउट भी नहीं हुए। जवाब में पाकिस्तान ने बैटिंग की और पाकिस्तान ने 151 रन बनाए, ऑल आउट भी नहीं हुए 50 ओवर में। इंजमामुल हक ने इतनी सारी बॉलें खेल के इतने से रन बनाए, आपने इतनी सारी बॉलें खेल के इतने से रन बनाए, दूसरे प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से। तो ये बड़ी मुश्किल से आप लोग हारे, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी हारने के लिए मैच फिक्स किया हुआ था। ये भी आपने उनको बताया। तो मुझे दिखाएं ज़ेब भाई, मुझे दिखाएं। मुझे तो मालूम नहीं, ये कह रही है ना मुझे दिखाएं। नहीं, 20 साल हो गए इसको पब्लिश हुए, आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल हुआ होगा, मैं नहीं कह रहा। मैं तो पाकिस्तान में था और मुझे नहीं पता कि ये हुआ होगा। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त काफी शोर मचा था जब ये बात हुई थी। तो मैंने तो इसको कभी सीरियस लिया ही नहीं था कि ये क्या चीज है, क्योंकि मैं तो इन्होंने मेरे पे बैन लगा दिया। मैं इतना अपसेट था कि मुझे तो समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, मगर इसके अलावा सिर्फ मलिक कयूम की रिपोर्ट नहीं है, जैसे एजाज चौधरी और उसके सारे फिर जुरिस्डिक्शन के सारे इश्यूज रहे कि बन सकता था नहीं बन सकता था। उसमें भी राशिद लतीफ़ हों, आमिर सुहेल हों, सब ने आपके खिलाफ टेस्टिफाई किया है। इंतखाब आलम बताते नजर आते हैं कि हाँ जी वो कुरान पे हल्फ लेना पड़ता था प्लेयर्स से, क्योंकि सोचते थे किसने पता नहीं फिक्स किया हुआ है किसने नहीं किया हुआ, मैच ना हार जाए, कप्तान ने तो नहीं फिक्स किया हुआ। देखें जी, रिपोर्ट किया होगा, मैं उससे आपसे इत्तेफाक करता हूं कि कहा होगा, मैं नहीं इनकार करता। मगर बात यह है कि कोर्ट ने जब इन्होंने ये सारी मिली भगत काम था उस वक्त, अगर आप देखें ये खुद ही बनाते थे, इंक्वायरियां करते थे और ना मुझे बुलाया जाता था और फैसला दे दिया जाता था। इसीलिए मैं कोर्ट में गया था और कोर्ट में जाके मैंने ये साबित किया था कि मैं बेकसूर हूं और मुझे एग्जोनरेट किया, मुझे कोर्ट ने बरी किया। ये तो रिपोर्टें तो देखें रोज नहीं बनती हैं, रोज किसी पे जुर्माने होते हैं। तो बंदा कोर्ट इसीलिए होता है कि आप अपना कोर्ट में जाके प्रूव करें, तो इनको कोर्ट में प्रूव करना चाहिए था। मेरे साहब, जो आप पीसीबी की जिम्मेदारी डाल रहे हैं वो पीसीबी उससे बड़ी जिम्मा नहीं है। किसी पर लाइफ टाइम आप बैन लगा दें और उसको बाकायदे तौर पर कोर्ट में परसू ना करें। और अगर आपने 2008 में जीता है, वो पीसीबी के जो नाकामियां हैं वो पीसीबी उसको उसका जवाब देना चाहिए। मगर ये जो मजहर महमूद टाइप स्टिंग ऑपरेशन जो है, जो दूसरे प्लेयर के साथ हुआ था, आप मिले थे नहीं मिले थे? यार ये मैं इंग्लैंड जब आप जाते हैं, आप दोस्तों में बैठते हैं और पता नहीं क्या क्या बकबक कर देते हैं। तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, मुझे वीडियो दिखाएं ताकि मैं इनको क्लियर करूं।
वैसे तो फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है वो हुआ था, वो वाली बात आपने की है नहीं की कि वो हारने के लिए खेल रहे थे, हम भी हारने के लिए खेल रहे थे, वो ऑल आउट हुए बगैर 50 ओवर में 179 बनाए, आप 151 पे आउट हुए, आप भी ऑल आउट नहीं हुए, ये हुआ था या नहीं हुआ था? वो मैच फिक्स था नहीं था? यार ज़ेब भाई, आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, बड़े शौक से खेली है और उससे ज़्यादा शौक से देखी है, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल भी दुखा है जब ये मैच फिक्सिंग की बातें आई हैं, क्योंकि गेम के ऊपर से जब एतमाद गया तो बड़ा अफसोस होता था कि पता नहीं फिक्स्ड है, क्या कर रहे हैं प्लेयर्स। माशाल्लाह। आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जिम्बाब्वे से 50 रन पे आउट हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐसे हुआ, तो क्या क्रिकेट में ये चीजें नहीं होती हैं? आप उसको ज्यूम ना करें कि ये ऐसे ये हुआ था, स्टैट्स पे जाएंगे तो फिर क्रिकेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। दुरुस्त है, इत्तफाक होते हैं, यही गेम की खूबसूरती है, मगर उस इत्तफाक में ये इत्तफाक नहीं होता कि प्लेयर्स, नाइब कप्तान आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हो कि आप मैच फिक्स करते हैं, आमिर सुहेल आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो आप मैच फिक्स करते हैं, इंतखाब आलम कुरान पर हल्फ ले रहे हो, दूसरे प्लेयर्स इल्ज़ाम लगा रहे हो, इस तरह नहीं होता। और फिर आप एक वीडियो में ये बात कह रहे हो कि उस वीडियो में हम दोनों हारना चाह रहे थे, जिसको आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। ज़ेब भाई, श्रीलंका की विकेटें अगर आप देखें तो वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा टर्न करता है और आप उसमें कई दफ़ा फंसते हैं, प्लेयर के स्कोर नहीं होता। मे बी वो विकेट आप देखें, उसको विकेट को निकाल के देखें उस पिच को, तो आपको समझ आएगी। इसका मतलब है कि आप अगर कह रहे हैं कि हम फिक्स थे तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी थी उसमें। वही तो, यही तो आप कह रहे हैं उस वीडियो में, जो कि टेलीग्राफ में छपा भी है और उसमें लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी बाद में तहकीकात की। आप यही कह रहे हैं कि उन्होंने भी फिक्स कर लिया था, इसलिए बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए हारना। वो भी हारने के लिए खेल रहे थे, हम भी हारने के लिए खेल रहे थे। ज़ेब भाई, मुझे वीडियो दिखाए ना, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा इनको। आप डिनाई कर दें भाई, उस वीडियो, ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती है, आप डिनाई कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2011 में पीसीबी कह रहा है हमने जवाब मांगा था, आपने नहीं दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों में बैठता हूँ, ये नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही। जितनी देर मैं कैसेट नहीं देखूंगा मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन लोग थे, क्योंकि वहां जब आप जाते हैं, मेरे वहां हजारों दोस्त हैं, मैं जिनके साथ बैठता हूँ, हो सकता है उनके साथ कोई बैठा हो, तो ये मैं इसलिए ज्यूम नहीं कर सकता ना। मतलब 20 साल पहले छप गई, आप केस लड़ते रहे 2008 तक, पीसीबी कह रहा है 2011 में आपसे जवाब मांगा, आपको पता ही नहीं है कि ये होता रहा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि मैंने देखी, मैंने सुनी ये सारी चीजें, मैं तो इनकार नहीं कर रहा। ज़ेब भाई, मैं इनकार कब कर रहा हूं कि मैंने नहीं सुनी? ये छपी, मुझे सब पता है, टीवी पे भी आता रहा, मगर मैंने कभी, चूंकि मेरे पे बैन लगा हुआ था, मैं तो इतना अपसेट था कि मैं दूसरी चीजों में क्या, मुझे कोई समझ ही नहीं आती थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आपको पता है इस सारे दौरान में, आप कह रहे हैं आपको पता नहीं था कि आईसीसी में यंग प्लेयर्स को 2 खिलाड़ी हैं जिनको एक एज अ केस स्टडी पढ़ाया जाता है, हेंसी क्रोनिये को कि देखिए कितना स्टारडम था, कितना ज़बरदस्त करियर था और उनके साथ क्या हुआ, और एक आपको कितना ज़बरदस्त करियर और इतना स्टारडम और फिक्सिंग की वजह से क्या हुआ, एज अ केस स्टडी आपको पढ़ाया जाता है। देखे, बात सुने, मैं तो तैयार हूं, मैं तो कहता हूं मुझे दिखाएं, मैं तो कब इनकार कर रहा हूं, मुझे दिखाएं, मैं जवाब दूंगा उसके सब। वैसे अगर आप पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात गलत हैं तो आपकी भी तो एक स्टोरी होगी। अगर ये आमिर सुहेल, राशिद लतीफ़, ये सब आपके बारे में गलत बोल रहे थे तो क्या हो रहा था उस वक्त मैच हारने के लिए? अगर आप नहीं फिक्सिंग करते थे क्या हो रहा था? मेरी कप्तानी में आप जीत देखें और बाकियों की कप्तानी में जीत देखें ना, फिर आप उसको कंपेयर करके बात करें ना। मेरी कप्तानी में सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम जीती है। वैसे मगर जीत एक अलग फैक्टर है। इंतखाब आलम भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने कंफर्म किया है कि वो कुरान पर हल्फ उठवाना पड़ता था उन्हें प्लेयर्स से, ये सारे के सारे मामला होते थे। ये आप पूछे उनसे, जब अगर मैं जीत रहा हूं, मैं तो जीतने का जवाब दे ना, हारने पे तो कितने हारे हैं हम मैच, उसके बाद क्यों नहीं पाकिस्तान जीता जी, मुझे ये बताएं। नहीं, पाकिस्तान की टीम उसके बाद भी अच्छी थी। 99 के पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंची है, 96 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, टीम हमारी अच्छी थी और बड़ी टीमों के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, छोटी टीमों के ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगे हैं। हेंसी क्रोनी भी बहुत बड़े कप्तान थे, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम बनाई। अजरुद्दीन ज़बरदस्त खिलाड़ी, ज़बरदस्त कप्तान। रजी जडेजा 96 का क्वार्टर फाइनल हमसे ले गए, वो जिस तरीके से आखिरी ओवर्स में उन्होंने पिटाई की, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगे और पाबंदियाँ लगी हैं। बॉस, मैं अपनी बात, मैं जीता हूँ। जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं, जिस सीरीज की बात उठा रहे हैं आप, सारी सीरीज निकालें, सारी सीरीज में जीता हूं। सब टीम में क्या हो रहा था? अगर आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे थे और आप सिर्फ जीतने के लिए खेलते थे, तो आपके खिलाफ सब बात क्यों कर रहे थे? टीम के मैनेजर भी क्यों कह रहे थे कि सब हो रहा था? ऑब्वियसली टीम पॉलिटिक्स ही, मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त लड़ाई थी 2 ग्रुप की। वकार और वसीम दोनों कप्तान बनना चाह रहे थे,
जो दुनिया का इस वक्त पाकिस्तान के सबसे समझदार थे आरिफ अली खान अब्बासी, उन्होंने उठा के मुझे कप्तान बनाया और उन्होंने कहा कि तुम इसको संभाल लोगे। मैंने कहा जी कोशिश करूंगा। और ये तो मैं हमेशा जिक्र करता हूं, जब मैं ओवर्स देने के लिए जाता था ना मेरे से वकार बॉलिंग का बात करता था ना वसीम वकार करता था, और मैं दोनों को एक ही चीज कहता था कि उसने तो 5 आउट करने हैं उधर से, तुम मेरे से बात तुम करो ना करो, तुम्हारा दुनिया में नाम है। यही चीज मैं उसको कहता था और इन दोनों तीसरे बॉलर की बारी नहीं आती थी। उस वक्त उनको समझ आई ग्रुपों को कि यार ये तो पक्का होने लगा है, ये तो सारी सीरीज जीत गया है। फिर ये सब इकट्ठे हुए, फिर मेरे खिलाफ मुहिम चली। मगर आपके खिलाफ टेस्टिफाई एक तीसरे प्लेयर ने किया है। उसने कहा कि आप एक तरफ फील्ड खड़ी करके, अताउर रहमान ने कहा कि आपने कहा कि जहां फील्ड खड़ी है उस तरफ बॉलिंग ना करना, दूसरी तरफ बॉलिंग करना। उसने ऐसा ही किया क्योंकि वो भी फिक्सिंग का पार्ट बना और फिर पाकिस्तान मैच हार गया। आप ये अताउर रहमान से किसी वक्त पूछिएगा दोबारा, ये अताउर रहमान से आप जरूर सवाल कीजिएगा क्या मैंने ये कहा है, उसको ऐसा कहा है। तो मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ जिसने जस्टिस एजाज की रिपोर्ट में कहा है, वो आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है। सर मैं यही आपको कह रहा हूँ कि आप अताउर रहमान से पूछें। सब तो आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए अताउर रहमान से। राशिद लतीफ ने भी आपके बारे में कहा था, अब सबसे बेहतर हो गए आपके ताल्लुकात। राशिद लतीफ का मेरा कोई मसला नहीं था। एक टॉस हुआ था साउथ अफ्रीका में जिसमें वो बारी लेना कह रहे थे, लेनी है या फील्डिंग करनी है, इस किस्म का था, तो मैंने बारी ले ली थी। उस वजह से थोड़ा सा हमारा रिफ्ट हुआ था। अदरवाइज मेरे राशिद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। आज भी आप फोन राशिद लतीफ को कर लें। राशिद लतीफ ने आप पर और भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं। चेक्स वो बुकीज़ के मुख्तलिफ जगह पे पब्लिश हुआ कि वो दिखाते रहे कि वो आपके नाम पर थे। साथ ही उस टॉस के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया था टॉस के हवाले से, मगर आपने उसके बावजूद उल्टा फैसला किया, पाकिस्तान वो मैच हारा क्योंकि आपने वो मैच फिक्स किया हुआ था। देखें बॉस, बात सुने, ये कप्तान की मर्जी होती है। मैं समझता था उस वक्त कि हमें बारी लेनी चाहिए, तो मैंने वो डिसीजन लिया। मेरा वाइस कैप्टन उस पर एग्री नहीं कर रहा था, पर टीम मैंने लड़ानी थी ना, अंदर कप्तान लड़ाता है ना टीम। तो आपसे अच्छे भी डिसीजन होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो ये कोई लिखा तो नहीं हुआ था कि मैं हर वक्त मेरा डिसीजन कोई अच्छा ही होगा, गलत मैं को खुद अल्लाह माफ करे कि मैं फरिश्ता तो नहीं था। मगर इस एक मैच के अलावा भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आप पर इल्ज़ामात लगाया। वो क्या कहते हैं, राशिद लतीफ़ हों दूसरे खिलाड़ी हों, वो कहते हैं कि उन्होंने गलत इल्ज़ामात लगाए थे आप पर? नहीं, अब तो वो सारे कहते हैं यार गलत हुआ है हमसे। सब कहते हैं कि यार ज्यादती हुई है। आप पूछ लें सबसे, सब कहते हैं ज्यादती। ठीक है, अल्लाह ताला, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह जाने और वो जाने। जिसने जो मेरे लिए किया है वो कोई खुश नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया। सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो बोर्ड से कह रहे हैं कि बोर्ड फिर लीगली मामला आगे बढ़ा था, मैंने तो कोर्ट से केस जीता है। साथ में कह रहे हैं कि प्लेयर्स कहते हैं कि हमने गलत किया था, हमसे ज्यादती हुई है। अब राशिद लतीफ़ भी बता सकते हैं कि वो वाकई ऐसा कह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी इस हवाले से बात करें, क्योंकि 90 की दहाई एक बहुत ही डार्क चैप्टर ख्याल किया जाता है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, जहाँ तक मैच फिक्सिंग का ताल्लुक है। अब देखते हैं इस हवाले से पीसीबी क्या करता है। आज के प्रोग्राम में इतने, प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।